हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक नई वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं जिसमें हम अपने पहले चैप्टर विलियन का एक टॉपिक प्रासरण दाब पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं प्रासरण दाब। देखिए, इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना होगा प्रासरण या ऑस्मोसिस किसे कहते हैं। प्रासरण या ऑस्मोसिस किसे कहते हैं। परिभाषा देखिए, विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से स्वतः प्रवाह क्रिया को प्रासरण कहते हैं। विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से स्वतः प्रवाह क्रिया को प्रासरण कहते हैं। परिभाषा आपको समझ में आई। देखिए, यहां क्या होगा, दो विलयन होंगे, एक की सांद्रता कम होगी और एक की सांद्रता अधिक होगी। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक तरफ विलायक होगा और एक तरफ विलयन होगा, और इन दोनों को अलग करने के लिए एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होगी। तो विलायक के अणु स्वतः ही विलयन की ओर चलने लगते हैं, या फिर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर चलने लगते हैं। इसको प्रासरण कहते हैं। द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू ए सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम lower concentrated solution to higher concentrated solution is called the osmosis. Spontaneous flow, अपने आप चलने वाला, थ्रू ए सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, एक अर्धपारगम्य झिल्ली में से, फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु सॉल्यूशन या तनु विलयन से, टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर। इसको आप प्रासरण कहते हैं। एक बार फिर समझिए, विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से स्वतः प्रवाह क्रिया को प्रासरण कहते हैं। उदाहरण से समझिए, अगर हम एक किशमिश को पानी में डाल देते हैं तो कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि किशमिश का आकार बड़ा हो जाता है, वो फूल जाती है। The swelling of a dry grape in water is osmosis. इसी तरह अंगूर के एक दाने को यदि आप चीनी के गाढ़े घोल में रख देते हैं तो कुछ समय के बाद वह पिचक जाता है, उसके अंदर का सारा पानी बाहर निकल जाता है और वह पिचक जाता है। The shrinking of grape inside
a concentrated sugar solution is also osmosis. तो क्या आपको ऑस्मोसिस समझ में आया? विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से स्वतः प्रवाह क्रिया को प्रासरण कहते हैं। देखिए, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, हमारे पास एक पात्र है जिसके बीच में हमने एक अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई हुई है। पात्र में एक और तनु विलयन और एक और सांद्र विलयन भरा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि विलायक के अणु अपने आप सांद्र विलयन की ओर चलने लगते हैं। इसे आप कहते हैं प्रासरण। क्लियर हुआ? चलिए अब आगे चलते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है। देखिए, झिल्ली तीन प्रकार की हो सकती हैं, एक पारगम्य, एक अपारगम्य और एक अर्धपारगम्य। पारगम्य झिल्ली वह होती है जिसके आर पार विलायक व विलेय दोनों के कण आ जा सकते हैं। अपारगम्य झिल्ली वह होती है जिसके आर पार न तो विलायक और न ही विलेय के कण आ जा सकते हैं। लेकिन अर्धपारगम्य झिल्ली वह झिल्ली होती है जिसके आर पार विलायक के कण तो आ जा सकते हैं, लेकिन विलेय के कण ऐसा नहीं कर सकते। तो आपको समझ में आ गया कि अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं। ये झिल्लियां दो प्रकार की होती हैं, एक प्राकृतिक नेचुरल और दूसरी कृत्रिम या आर्टिफिशियल। देखिए, जैसे जो अंडे की झिल्ली होती है, आपने देखा होगा कि जो उबला हुआ अंडा है उसके ऊपर एक बाहर एक होल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, और उसके अंदर एक पतली सी झिल्ली होती है, वो अर्धपारगम्य झिल्ली है। इसी प्रकार जो पार्चमेंट पेपर होता है जो आपके क्रिकेट बैट के ऊपर चढ़ा हुआ होता है, वो भी एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। इसके अलावा जो बकरे का मूत्राशय है, ब्लैडर ऑफ गोट, ये भी एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। दूसरी तरफ कॉपर फेरोसाइनाइड, इससे बनी हुई झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है और ये कृत्रिम है, इसको फैक्ट्री में बनाया जाता है। या सेलोफेन, ये भी एक कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो देखिए बच्चों, आपसे इसके बारे में अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि किसी एक कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली का नाम बताओ, या ये जिस पदार्थ से बनी हुई है उसका नाम बताओ। तो कॉपर फेरोसाइनाइड से बनी हुई या सेलोफेन से बनी हुई झिल्लियां कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अब हम आगे चलते हैं। प्रासरण दो प्रकार का होता है, एक अंतः प्रासरण एंडोस्मोसिस, एक बाह्य प्रासरण एक्सोस्मोसिस। देखिए, अंतः प्रासरण क्या होता है कि विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली के अंदर की ओर प्रवाह होना अंतः प्रासरण कहलाता है। आपके पास एक पदार्थ है और उसके अंदर की तरफ, झिल्ली के अंदर की तरफ बाहर से पानी अंदर आ रहा है, या जो भी विलायक है वो अंदर आ रहा है, इसे अंतः प्रासरण कहते हैं।
जैसे किशमिश को जल में रखने पर उसका फूल जाना। देखिए, आप जानते हैं कि जैसे जो किशमिश है वो श्रिंक्ड होती है। अगर आप इसे पानी में डाल दें कुछ देर के लिए, अगर आप इसे पानी में डाल देते हैं तो आप देखेंगे कि ये फूल कर साइज में बड़ी हो जाएगी। इसका रीजन क्या है कि पानी बाहर से झिल्ली के अंदर की तरफ आकर के इकट्ठा हो गया। तो इसको आप कहेंगे अंतःप्रासरण। अब हम दूसरे टाइप के बारे में बात करेंगे जिसको हम कहते हैं बाह्य प्रासरण, एक्सोस्मोसिस। विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली के बाहर की ओर प्रवाह होना, यानी जो सब्सटेंस आपके पास है उसके अंदर से विलायक झिल्ली के बाहर निकलेगा। विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली के बाहर की ओर प्रवाह होना बाह्य प्रासरण, एक्सोस्मोसिस कहलाता है। देखिए, जो इनवर्ड मूवमेंट है अंदर की तरफ वो एंडोस्मोसिस है, जो बाहर की तरफ जो एक्स्ट्रावर्ड मूवमेंट है वो बाह्य प्रासरण या एक्सोस्मोसिस है। जैसे अगर आप चीनी के गाढ़े घोल में एक अंगूर का दाना डाल देते हैं तो आप कुछ देर के बाद देखेंगे कि ये दाना श्रिंक कर गया है, पिचक गया है। इसको कहते हैं बाह्य प्रासरण। ठीक है ना। अब इसी टॉपिक में आगे एक इंपॉर्टेंट बात आती है, प्रासरण दाब। प्रासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं? प्रासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, इसकी जो परिभाषा है वो अक्सर पेपर में आ जाती है, तो आपको इसे अच्छी तरह से याद करना है। देखिए इसकी परिभाषा क्या है। वह द्रव स्थैतिक दाब मीन्स हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो द्रव के जो कण हैं उनके कारण उत्पन्न होता है। वह द्रव स्थैतिक दाब जो विलयन को विलायक से एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग करने पर उत्पन्न होता है, प्रासरण दाब कहलाता है। The hydrostatic pressure created when solution is separated from solvent through a semi-permeable membrane is known as osmotic pressure. वह द्रव स्थैतिक दाब जो विलयन को विलायक से एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग करने पर उत्पन्न होता है। या फिर आप इसको एक और तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? वह बाह्य अतिरिक्त दाब, बाहर से लगाया हुआ एक्स्ट्रा प्रेशर, वह बाह्य अतिरिक्त दाब जो प्रासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर आरोपित किया जाता है। देखिए, आपने क्या किया हुआ है कि आपके पास इधर सांद्र विलयन है, इधर तनु विलयन है और प्रासरण की क्रिया हो रही है। लेकिन अगर आप इस साइड कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर दें तो ये प्रासरण की क्रिया रुक जाएगी, ये प्रासरण नहीं होगा। तो उस एक्स्ट्रा प्रेशर को आप कहेंगे प्रासरण दाब, और इसको हम अक्सर पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको परिभाषा समझ में आई, आप इस परिभाषा को अच्छे तरह से याद करेंगे। आगे हम चलेंगे। जो प्रासरण दाब है इसके संबंध में कुछ नियम हैं और उन नियमों को मिलाकर के एक बॉयल-वैन गॉस समीकरण बनाई गई है।
अब मैं आपको बताऊंगा कि ये बॉयल-वेंट समीकरण क्या है। देखिए बच्चों, प्रयोगों द्वारा ज्ञात हुआ है कि प्रासरण दाब पाई, विलयन की सांद्रता C तथा केल्विन में ताप T के समानुपाती होता है। देखिए, प्रयोगों द्वारा ये देखा गया है कि विलयन की सांद्रता बढ़ाने पर प्रासरण दाब बढ़ जाता है। यहां पर आप सांद्रता को मोलरता भी ले सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम मोलरता का ही प्रयोग करते हैं। तो विलयन की सांद्रता बढ़ाने पर प्रासरण दाब बढ़ जाता है, और इसी प्रकार विलयन का ताप बढ़ाने पर भी प्रासरण दाब बढ़ जाता है। तो इससे हमने ये कंक्लूड किया कि जो पाई है ये समानुपाती है सांद्रता के, और पाई समानुपाती है केल्विन में ताप के। तो इन दोनों से आप कह सकते हैं कि पाई समानुपाती है C इंटू टी के, या आप कह सकते हैं कि पाई इज इक्वल है C इंटू आर इंटू टी के। अब देखिए, इस इक्वेशन को बॉयल-वेंट इक्वेशन कहा जाता है। बॉयल-वेंट समीकरण या इक्वेशन, ठीक है ना? बात समझ में आई? प्रासरण दाब सांद्रता के समानुपाती है, प्रासरण दाब टेम्परेचर ताप के समानुपाती है। तो उससे हमने समीकरण बना दी पाई इज इक्वल CRT। तो देखिए, ये हमारा पहला फॉर्मूला आ गया, जिसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स करने होंगे। अब यहां पाई क्या है? ये प्रासरण दाब है। C क्या है? ये सांद्रता है। T क्या है? ये तापमान है। तो अब देखिए, यहां जो R है ये एक नियतांक की तरह प्रयोग किया गया है, और जिसके बारे में आप पहले से ही जानते हैं, इसको सार्वत्रिक गैस नियतांक कहते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू जो कॉमनली हम इस टॉपिक में यूज करेंगे वो है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि R के डिफरेंट मान होते हैं, ये आपने कक्षा 11th में पढ़ा था। तो उसी के हिसाब से जो भी हमारा न्यूमेरिकल होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम R का मान प्रयोग कर लेंगे। तो देखिए, फिलहाल मैंने आपको क्या बताया, बॉयल-वेंट समीकरण। आगे चलते हैं। अब देखिए, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है कि ये जो बॉयल-वेंट समीकरण है, पाई इज इक्वल CRT, इसके कुछ और डिफरेंट रूप भी हैं, कुछ अलग अलग फॉर्म्स और भी हैं। देखिए, वो कौन कौन सी हैं। हम जानते हैं कि पाई इज इक्वल है CRT के, या आप ये भी कह सकते हैं कि पाई इज इक्वल MRT, ये भी आप कह सकते हैं। कहीं अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में नीड हो तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें पता है कि मोलरता बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यानी जो विलेय के जो मोल हैं अपॉन जो विलयन का आयतन है, इसके बराबर होती है सांद्रता। तो अगर हम C के जगह ये मान रख दें तो पाई इक्वल हो जाएगा NBRT अपॉन V। पाई इज इक्वल NBRT अपॉन V। देखिए, ये एक दूसरा फॉर्मूला आपके पास आ गया, जहां NB विलेय के मोल हैं, V विलयन का आयतन है, R गैस नियतांक है, T टेम्परेचर है,
और पाई प्रासरण दाब है। यहां मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ध्यान रखना कि हम आयतन को सदैव लीटर में ही प्रयोग करेंगे। ये बात मैं आपको दोबारा फिर बताऊंगा जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। लेकिन अभी हमने बॉयल वैन हॉफ समीकरण के दो रूप पढ़ लिए, पाई इज इक्वल सी आर टी, पाई इज इक्वल एन बी आर टी अपॉन वी। लेकिन हमें यह भी पता है कि जो विलेय के मोल होते हैं ये भार बटे अणुभार के इक्वल होते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, WB अपॉन MB। तो अगर हम NB के स्थान पर WB अपॉन MB रख दें तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, पाई इज इक्वल WBRT अपॉन MBV। ये हमारी तीसरी समीकरण आ गई जो बॉयल वैन हॉफ समीकरण ही है। पाई इज इक्वल CRT, पाई इज इक्वल NBRT अपॉन V, पाई इज इक्वल WBRT अपॉन MBV। ठीक है ना। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि भार अपॉन आयतन होता है घनत्व, मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल डेंसिटी। तो अगर हम भार अपॉन आयतन कर दें तो हम यहां क्या रख सकते हैं, घनत्व। तो हमारे पास इसका चौथा रूप आ जाएगा, पाई इज इक्वल रो RT अपॉन MB। देखिए बॉयल वैन हॉफ समीकरण का पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप और ये चौथा रूप, ये चार जो रूप हैं आपको इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स करने होंगे। तो आप अच्छी तरह इन फॉर्मूलीज को याद करेंगे। आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है, नॉर्मली एग्जाम में कुछ ना कुछ फंस ही जाता है इसमें से, समप्रासरी विलयन, जिसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। समप्रासरी विलयन यानी सम मीन्स समान और प्रासरी यहां इस्तेमाल किया गया है प्रासरण दाब के लिए। तो ऐसे विलयन जिनके प्रासरण दाब समान हो उनको समप्रासरी विलयन कहते हैं। अगर आप इसके इंग्लिश नेम को देखें तो आइसो मीन्स होता है सेम, टोन यूज किया जाता है कंसंट्रेशन यानी सांद्रता के लिए। तो आप ये भी कह सकते हैं कि वे विलयन जिनकी सांद्रता तथा इसके कारण प्रासरण दाब समान हो समप्रासरी विलयन कहलाते हैं। सॉल्यूशंस व्हिच हैव सेम कंसंट्रेशन and therefore same osmotic pressures are known as isotonic solutions। ठीक है ना, बात समझ में आई। वे विलयन जिनकी सांद्रता और इसके कारण इनका प्रासरण दाब समान हो जाता है समप्रासरी विलयन कहलाते हैं। अब देखिए यहां एक इंपॉर्टेंट बात है कि यदि दो समप्रासरी विलयनों के आयतन भी समान, आयतन भी समान, हमारे पास दो समप्रासरी विलयन है और उनके आयतन समान है, तो आपके पास एक रिलेशन आएगा W1 अपॉन M1 इज इक्वल W2 अपॉन M2। देखिए ये पहला सॉल्यूशन है, पहला विलयन है, ये दूसरा सॉल्यूशन है। W1 पहले विलयन का विलेय का ग्राम भार है, M1 उस विलेय का अणुभार है, W2 दूसरे विलयन के विलेय का ग्राम में भार है, M2 दूसरे विलयन के विलेय का अणुभार है। W1 अपॉन M1 इज इक्वल W2 अपॉन M2। ठीक है ना। अब देखिए हमारे ब्लड में जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं जिन्हें हम RBCs कहते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स या लाल रुधिर कणिकाएं, देखिए इनकी जो कंसंट्रेशन है
आरबीसीज की कंसेंट्रेशन 0.9% भार बटे आयतन NaCl के समप्रासरी होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आरबीसीज के अंदर की जो कंसेंट्रेशन है वो 0.9% NaCl वेट बाय वॉल्यूम के बराबर है। तो अगर आपने आरबीसीज को 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl के अंदर रख दिया तो वो सुरक्षित रहेगी, सेफ रहेगी, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास दो और विलयन आएंगे, अति प्रासरी हाइपरटोनिक, अल्प प्रासरी या अध्य प्रासरी या हाइपोटोनिक। देखिए, मैंने आपको बताया था कि आइसो का मीनिंग होता है सेम, आइसो का मीनिंग होता है सेम। इसी तरह हाइपर का मीनिंग होता है मोर, ज्यादा, और हाइपो का मीनिंग होता है लेस यानी कम। अब देखिए, अति प्रासरी विलयन किसे कहा जाएगा? अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक दो विलयनों में से जिसका प्रासरण दाब अधिक होगा या अधिक होता है उसे अति प्रासरी विलयन कहते हैं। आपके पास दो विलयन है, जिसका प्रासरण दाब अधिक होगा वो अति प्रासरी है। जैसे देखिए, जो आरबीसीज जिनकी बात हम अभी कर रहे थे, अगर आरबीसीज को 0.9% से ज्यादा सांद्र NaCl में मिला दिया जाए तो NaCl का विलयन अति प्रासरी कहलाएगा। जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं, इनकी सांद्रता की तुलना में 0.9% से ज्यादा सांद्र विलयन अति प्रासरी कहलाएगा। और यदि ऐसे विलयन में आप आरबीसीज को रख देते हैं तो एक्सोस्मोसिस की क्रिया होने लगेगी, बाह्य प्रासरण की क्रिया होने लगेगी और आरबीसीज के अंदर का पानी बाहर निकल जाएगा। इसका रिजल्ट क्या होगा कि वो श्रिंक कर जाएंगी, पिचक जाएंगी। और इस घटना को हम नाम देते हैं प्लाज्मोलाइसिस। देखिए, अगर आरबीसीज को 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सांद्रता से ज्यादा सांद्र NaCl विलयन में रख दिया जाता है तो वे कुछ देर के बाद श्रिंक कर जाएंगी, पिचक जाएंगी और इस घटना को प्लाज्मोलाइसिस कहेंगे। ठीक है ना, क्या कहेंगे इसको? प्लाज्मोलाइसिस। इसे भूलना मत, ये एग्जाम में आ सकता है। व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस? द श्रिंकिंग ऑफ आरबीसीज in a solution having concentration more than 0.9% weight by volume NaCl is known as plasmolysis। ठीक है, अब इसका उल्टा देखिए, अल्प प्रासरी या अध्य प्रासरी विलयन, ये क्या होता है? देखिए, अब फिर आपने दो विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग करके रखा हुआ है। तो जिस विलयन का प्रासरण दाब कम होगा उसको आप कहेंगे अल्प प्रासरी। द सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए, अगर आप आरबीसीज को 0.9% से कम
सांद्र NaCl विलयन में रख देते हैं, तो सांद्र NaCl का विलयन आरबीसीज के लिए अल्पप्रासरी या हाइपोटोनिक होगा। और इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा कि पानी बाहर से अंदर की तरफ आने लगेगा, एंडोस्मोसिस होने लगेगा, पानी बाहर से अंदर की तरफ आने लगेगा और जो आरबीसीज हैं वो धीरे धीरे फूल कर फट जाएंगी, धीरे धीरे वो फूलती चली जाएंगी क्योंकि पानी उनके अंदर बढ़ता जाएगा और वो फट जाएंगी। अब इस घटना को आप कहेंगे हीमोलाइसिस। इसका क्या नाम होगा? हीमोलाइसिस। ठीक है ना? अब देखिए हमारे पास यहां दो टर्म आए, हीमोलाइसिस एंड प्लाज्मोलाइसिस। एक हीमोलाइसिस है और एक प्लाज्मोलाइसिस। Plasmolysis is the shrinking of RBCs in a solution having higher concentration than 0.9% of NaCl. On the other hand, hemolysis is the swelling up in a solution having lower concentration than 0.9% weight by volume of NaCl. देखिए इसमें वो श्रिंक हो जाएगी, इसमें वो फूल करके फट जाएगी, इसे आप हीमोलाइसिस कहेंगे और इसको प्लाज्मोलाइसिस कहेंगे। ठीक है ना? तो संप्रासरी, अतिप्रासरी, अल्पप्रासरी विलयन आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिवर्स ऑस्मोसिस या फिर प्रतिलोम प्रासरण। रिवर्स ऑस्मोसिस या प्रतिलोम प्रासरण। देखो बच्चों, आपने जो ये रिवर्स ऑस्मोसिस है इसके बारे में अच्छी तरह से सुना हुआ है। आप जानते हैं कि आजकल हम सभी अपने घरों में पीने के पानी को साफ करने के लिए आरओ का प्रयोग करते हैं। आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस इज द नेम ऑफ आरओ। आर फॉर रिवर्स, ओ फॉर ऑस्मोसिस। ठीक है ना? बात समझ में आई? अब देखिए ये क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। यदि प्रासरण दाब से अधिक दाब, किसी विलयन का जो प्रासरण दाब है यदि उससे अधिक दाब विलयन पर लगा दिया जाए तो प्रासरण की क्रिया विपरीत होने लगती है। देखिए प्रासरण की क्रिया क्या थी? विलायक से विलयन की ओर विलायक के कणों का चलना। लेकिन यहां क्या होगा कि विलायक के कण विलयन से वापस विलायक की तरफ चलने लगेंगे। लेकिन ऐसा कब होगा? जब प्रासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर लगा दिया जाए। देखिए जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहां हमारे पास कम सांद्रता वाला विलयन यानी तनु विलयन भरा हुआ है, यहां अधिक सांद्रता वाला विलयन भरा हुआ है। लेकिन हमने विलयन के ऊपर एक पिस्टन की हेल्प से प्रेशर P लगा दिया जो पाई से ज्यादा है। इस विलयन के लिए जो प्रासरण दाब का मान है उससे ज्यादा प्रेशर आपने लगा दिया। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? आप देख रहे हैं कि जो विलायक के अणु हैं वो अब अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर चलने लगे हैं। इसी को आप कहते हैं प्रतिलोम प्रासरण या रिवर्स प्रासरण। ठीक है ना? बात समझ में आई? देखिए ये जो प्रतिलोम प्रासरण है इसका एक बहुत ही अच्छा यूज है कि आप इससे खारे पानी को पीने के योग्य साफ पानी में बदल सकते हैं। स्पेशली जब आप सी में हो, अगर वहां आपको कहीं पीने का पानी तो मिलेगा नहीं,
तो अगर आपके पास आपके शिप में आरओ सिस्टम लगा हुआ है तो आप समुद्र से खारा पानी खींचते रहेंगे और आरओ प्रोसेस के जरिए उसको पीने के साफ पानी में बदलते रहेंगे। और इस प्रोसेस को आप कहते हैं डीसैलाइनेशन। डीसैलाइनेशन, ठीक है ना। तो खारे पानी को साफ पीने के पानी में बदलने के लिए आप डीसैलाइनेशन प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कभी कभी ना एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि आप ये कैसे बताएंगे कि प्रासरण दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। देखिए, वैसे तो ये क्वेश्चन सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए आ सकता है, लेकिन यहां ये स्पेशली कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि आप ये कैसे बताएंगे कि प्रासरण दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो देखिए, पाई किसके इक्वल है? एनबी आर टी अपॉन एनबी के। यहां एनबी क्या है? ये विलेय के मोलों की संख्या है, जो किस पर डिपेंड करेगी? विलेय के कणों की संख्या पर। विलेय के कणों की संख्या पर। देखिए, जितने ज्यादा विलेय के कण होंगे उतना ही अधिक विलेय के मोल होंगे, और जितने अधिक विलेय के मोल होंगे उतना ही अधिक प्रासरण दाब होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनडायरेक्टली जो प्रासरण दाब है ये किस पर निर्भर कर रहा है? विलेय के कणों की संख्या पर। और यही तो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। क्या परिभाषा थी अणुसंख्यक गुणधर्म की? तनु विलयनों के ऐसे गुण जो केवल विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी प्रकृति पर नहीं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। तो देखिए, हमने ये सिद्ध कर दिया कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। देखिए, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन के बारे में बता देता हूं जो एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में आ जाता है। देखिए, हमने 4 अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़े, 4 तरह की जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं हमने पढ़ी है, और उन चारों से हमने एक ही काम किया था। उनसे हमने एक ही काम किया था। कौन सा काम किया था? हमने किसी अज्ञात विलेय पदार्थ का अणुभार ज्ञात किया था। जरा याद करिए कि जो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी हमने उनसे किसी अज्ञात विलेय का अणुभार ज्ञात किया था। तो कहने का मतलब यह है कि चारों विधियों से आप किसी अज्ञात विलेय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जो प्रासरण दाब विधि है इन सब में सबसे अच्छी है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन की तुलना में प्रासरण दाब विधि कहीं ज्यादा अच्छी है। ऐसा क्यों? देखिए, इसके 2 पॉइंट हैं। आप 2 पॉइंट से आप इस बात को समझ जाइए। जो प्रासरण दाब ज्ञात करने के लिए जो प्रयोग हम करते हैं, बर्कले एंड हार्टले विधि जो हम प्रयोग करते हैं, उसकी संपूर्ण प्रक्रिया कमरे के तापमान पर ही होती है, रूम टेम्परेचर पर ही। ना तो आप उसे गर्म करते हैं, ना आप उसमें कुछ ठंडा करते हैं। पूरा जो एक्सपेरिमेंट है वो रूम टेम्परेचर पर ही होगा। इससे क्या बेनिफिट होगा कि जो बहुत ही सॉफ्ट बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे विटामिन्स है, हॉर्मोन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इनके लिए ये विधि सुरक्षित है। विटामिन है, अगर आप इसे गर्म करेंगे तो ये डैमेज हो जाएगा। हार्मोन है, अगर आप इसे गर्म करेंगे तो ये डैमेज हो जाएगा। अगर आप इनको ठंडा करेंगे तो हो सकता है कि इनके अंदर कोई
स्ट्रक्चरल चेंज आ जाए। तो जो प्रासरण दाब विधि है, इसमें ना आपको गर्म करना है ना आपको ठंडा करना है, तो इसलिए ये ज्यादा अच्छी है। ठीक है ना। दूसरी बात देखिए, जो प्रासरण दाब के प्रयोग के समय जो रीडिंग्स आती हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की, उनके मान बड़े बड़े होते हैं और उनको आसानी से रिकॉर्ड किया जा सकता है, हम आसानी से नोट कर सकते हैं, और ऐसा करने में जो त्रुटि है वो होने की संभावना कम होती है, आप आसानी से उसको नोट कर सकते हैं। जबकि जो दूसरी विधियां हैं उनमें जो चेंजेस होते हैं वो बहुत छोटे छोटे मान हैं, जिनको रिकॉर्ड करते समय कुछ गलती हो सकती है, और एक छोटी गलती की वजह से भी जो अणुभार की शुद्धता है वो प्रभावित हो सकती है। अब देखिए, जो बहुलक यानी जो पॉलीमर्स हैं, जिनके अणु बड़े कॉम्प्लेक्स और बड़े बड़ी चेन वाले होते हैं, अगर उनमें थोड़ा भी रिकॉर्डिंग में कुछ त्रुटि आई तो उनके अणुभार में बहुत भारी अंतर आ जाता है। तो इस कारण से भी प्रासरण दाब विधि बहुलकों के अणुभार ज्ञात करने के लिए ज्यादा श्रेष्ठ है अन्य अणुसंख्यक गुणधर्मों की तुलना में। तो देखिए बच्चों, आप इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से देखें, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स भी लिखें, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लिखें, ठीक है। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।